नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो आपकी जीके जीएस की मास्टर क्लास लेकर के मैं फिर से हाजिर हुआ हूं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, पुलिस हो, एसआई हो, वीडियो फॉरेस्ट गार्ड, यूटेट, सीटेट, कोई भी एग्जाम हो, उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर्स को और आने वाली जो परीक्षाएं होंगी या जो आप उनको देख रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आप सभी का स्वागत है उन्नति क्लासेस पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है सारंगी, वायलिन, मृदंग, संतूर। वो पूछ रहा है कि जो ये बिंदा खान द्वारा जो है ये क्या, इनका जो इंस्ट्रूमेंट था वो क्या बजा था? सारंगी था, वायलिन था, मृदंग था या संतूर था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सारंगी। इसका आंसर हो जाएगा सारंगी, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज बताइए। पंडित रविशंकर जी का संबंध जो था वो उनका किससे था? और आप मुझे बताइए हरिप्रसाद चौरसिया, क्या हरिप्रसाद चौरसिया, एक मिनट, हरिप्रसाद चौरसिया, क्या हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो संबंध था वो किससे था? हरिप्रसाद चौरसिया के बाद भी आप मुझे एक और बताइए जाकिर हुसैन, क्या जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो पंडित रविशंकर जो थे ये आपके क्या थे? सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। पंडित रविशंकर क्या थे? सितार वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया जी थे ये बांसुरी वादक थे। क्या थे? ये बांसुरी वादक थे, मीन्स बांसुरी बजाते। तो जाकिर हुसैन थे ये तबला वादक थे, इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बिंदा खान द्वारा क्या हो जाएगा? सारंगी, पंडित रविशंकर सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य ने शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, तेलंगाना ने या राजस्थान ने? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको पता है कि जो यहाँ पे जो सीएम है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, क्या चीज? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? चमोली जिले में है। कहां है? ये अपने चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। और अगर बात करी जाए नंदा देवी चोटी जो है, जो ये नंदा देवी चोटी है, ये अपने राज्य उत्तराखंड राज्य की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड राज्य की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, अगर बात करी जाए तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, ठीक। अगर इंडिया की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इंडिया हिमालयन रेंज की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 7,816 मीटर है। कितनी है? 7,816 मीटर इसकी है। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब कितनी हो गई है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब कितनी हो गई? ये हो गई 8,848.86 मीटर। कितनी? 8,848.86 मीटर इसकी हो गई है। तो नंदा देवी की चोटी कितनी है? वो क्या कहता है, वो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4। वो कहेगा कि अरेंज करो। क्या कहेगा? अरेंज करो। तो अगर आपको ये हाइट पता है तो आप आसानी से अरेंज कर लेंगे। तो नंदा देवी कितनी है? 7,816 मीटर, माउंट एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना गया है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, अनुवांशिक सिद्धांत। तो ये सोशियोलॉजी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको इनको रट के जाना। हो सकता है अगर आएगा तो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। तो ये हो जाएगा आपका बहुकारक का सिद्धांत हो जाएगा। अच्छा, अब बहुकारक का जो सिद्धांत था ये दिया किसने था? ये दिया था प्रोफेसर थर्स्टन ने। किसने दिया था? प्रोफेसर थर्स्टन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य
शून्य होगा जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका नोएडा हवाई अड्डा। इसका दूसरा नाम एक है, वो जेवर हवाई अड्डा भी है। क्या है? जेवर हवाई अड्डा भी इसका ही नाम है। ठीक है, ये कहाँ है? ये आपका नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में। और 2024 तक ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या नोएडा हवाई अड्डा कर लेंगे, जेवर हवाई अड्डा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर लेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान का कौन सा अधिकारी होता है? अब देखिए, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा अधिकारी होता है? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, उप लेफ्टिनेंट। अच्छा, आप मुझे कुछ और क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। ये बताइए मुझे, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और मुझे ये भी बताइए कि नेवी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, और इनके हेड भी बताइए और इनकी रैंक बताइए। देखिए, आर्मी के प्रमुख होते हैं, जो आर्मी के हेड होते हैं, उनको हम लोग सारी डिटेल में आपको देते हैं, उनको जनरल उपाधि दी जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अगर आपके एयरफोर्स की बात की जाए तो एयर चीफ मार्शल, एयरफोर्स में बात करें तो क्या हो जाएगा? एयर चीफ मार्शल। क्या हो जाएगा? एयर चीफ मार्शल हो जाएगा। अगर नेवी की बात करते हो तो नेवी में होता है एडमिरल। क्या होता है? एडमिरल होता है। मैंने तीनों आपको बता दी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडमिरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडमिरल इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आर्मी डे कब मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं? आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या है? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेवी डे जो मनाते हैं वो 4 दिसंबर को मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो अगर बात की जाए वर्तमान में जो आर्मी चीफ है वो कौन है? आर्मी चीफ जो वर्तमान में बात करें तो कौन है? जनरल मनोज पांडे। क्या? जनरल मनोज पांडे जी। क्या हो जाएंगे? जनरल मनोज पांडे जी। क्या हो जाएंगे? जनरल मनोज पांडे जी हो जाएंगे। अगर एयर चीफ मार्शल की बात करेंगे, किसकी? एयर चीफ मार्शल की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। कौन हो जाएंगे? विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विवेक राम चौधरी जी हो जाएंगे। अगर नेवी चीफ की बात करेंगे तो हो जाएंगे आर हरि कुमार। क्या हो जाएंगे? आर हरि कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हरि कुमार हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं, नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। ये डिटेल आपको नोट डाउन कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? हरियाली महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वो कहां संपन्न हुआ? उत्तराखंड में, नई दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। कहां पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। कहां पर? ताल कटोरा स्टेडियम में। बहुत जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं यहीं पर होते हैं, ताल कटोरा स्टेडियम में। कहां पर हुआ है? ताल कटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। किसका? हरियाली महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ है। अच्छा, अब ये जो आयोजन हुआ है ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये किया गया आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अच्छा, इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? वो है आपके भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव है। ये क्या है? ये इसके मंत्री है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं ये बतानी है, और थीम 2022 की बतानी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं और 2022 की जो थीम है वो क्या है। इसका जवाब आपको देना है। आपको देना है। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? उसने पूछा है क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये काम नहीं है, ये है आपका कम करना। ये क्या है? ये है कम करना। क्या है? कम करना। भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू करने से पहले उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने कुछ
मांगनी शर्तें रखी थी, वो शर्तें कितनी थी? 11 थी। तो आपको ये अगर पूछे कि कितनी गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितनी शर्तें रखी थी या कितनी मांगे रखी थी, इसको अलग चेतावनियों के नाम से, मांगों के नाम से पूछा जाता है। तो वो 11 थी। तो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है कि 11 मांगे गांधी जी ने मांगी थी। ठीक है। अच्छा, तो वो किसके सामने? वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने जो कहा था, गांधी जी की जो 11 मांगे थी उसमें से एक था भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? इसका आपको जवाब देना है। तो सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक कहा था, वो आपको याद रखना, महात्मा गांधी जी ने नहीं कहा था, वो कहा था आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। इतनी बात क्लियर? किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। बात को याद रखना, क्योंकि वो महात्मा गांधी ऑप्शन में देकर आपको कंफ्यूज करता है और 90% लोग गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ये बात आप अपने नोट्स में फर्स्ट जो पेज है उसमें आप इसको नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब उसने इसमें भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो आपको पता है ये अपनी क्या हो गई? ये हो गई अपनी अर्थ। ये 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री को बोलते हैं क्या? 0 डिग्री इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में बोले तो कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको भूमध्य या विषुवत रेखा, और इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई? ठीक है। तो इसने पूछा दक्षिणी गोलार्ध में। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि 21 जून को जो सूर्य है वो अपना लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है कहां पर? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकेगा कर्क रेखा पर 21 जून को, तो उत्तरी गोलार्ध में होता है आपका सबसे बड़ा दिन। क्या होता है? 21 जून को जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन हो जाता है। लेकिन उसके अपोजिट बात वो बिल्कुल कहां होगा? अपोजिट होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। बात समझ में आई? 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कहां पर? कर्क रेखा पर। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन उसका अपोजिट होगा कहां? दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। आई थिंक ये बात क्लियर हुई। सबसे छोटा दिन दक्षिण गोलार्ध में कब होगा? 21 जून को होगा। कब होगा? 21 जून को होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास में, मुख्यमंत्री के पास में, संसद के पास में। तो इसका आपको आंसर देना है। तो आपको पता है अनुसूचित जनजाति घोषित करना है, अनुसूचित जाति का क्षेत्र घोषित करना है, ये सारी शक्तियां जो है आपके ये निहित होती है राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो वर्तमान में कौन बनी? अभी नई आई हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। पूछा जा सकता है द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ की, किस राज्य की, किस राज्य में उनका जन्म हुआ, किस राज्य में रहने वाली है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये आपके झारखंड राज्य की रहने वाली है। कहाँ की? झारखंड राज्य की रहने वाली है। अच्छा, ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता, सॉरी ये झारखंड नहीं होगा, ये झारखंड इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
उड़ीसा हो जाएगा। ये रहने वाली जो है उड़ीसा की है, लेकिन ये राज्यपाल थी इससे पहले, ये राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थी आपकी कहाँ, झारखंड राज्य की। किसकी? झारखंड राज्य की ये क्या थी, राज्यपाल थी। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई इतनी बात? राष्ट्रपति। अच्छा आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, ओथ लेता है, इसका आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल है 60। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है ये अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? ओके, प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 15 जुलाई को, 12 जुलाई को, 11 जुलाई को। ओके, उससे पहले आप मुझे बताइए जो जीएसटी है ये किस टाइप का कर है? जीएसटी जो है ये एक समवर्ती सूची का कर है। सॉरी, जीएसटी जो है आपका, जीएसटी जो है ये आपका समवर्ती सूची का कर है। ठीक है, जीएसटी दिवस जो है वो आपका मनाते हैं 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। तो आप कहते हैं 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 12 जुलाई को क्या मनाते हैं? मलाला डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मलाला डे मनाते हैं। बात क्लियर हो गई? आप मुझे ये बताइए कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आपका 16 जनवरी को। कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। आप मुझे ये भी बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर हो जाएगा। बात क्लियर हुई आपकी? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है? द ब्रोकन विंग, द व्हाइट टाइगर, हाउ अनियन गॉट इट्स लेयर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये आपको जवाब देना है। आपसे मैं एक क्वेश्चन और इसमें पूछता हूँ, इसका जवाब दीजिए आप तब तक कि सरोजिनी नायडू है ये किस राज्य की राज्यपाल, किस राज्य की पहली राज्यपाल थी? ये भी आपको जवाब देना है। आप किस, आपका पड़ोसी राज्य है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किस राज्य की पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थी? इसका भी जवाब आपको देना है। तो जो सरोजिनी नायडू जी की बुक है उसका नाम है द ब्रोकन विंग, लेकिन 3 और ऑप्शन दिए गए, इनको भी देखते हैं। द व्हाइट टाइगर जो बुक है ये है आपकी अरविंद अडिगा की। किसकी है? अरविंद अडिगा की बुक है। द व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिगा की है। हाउ अनियन गॉट इट्स लेयर किसकी है? ये आपकी है सुधा मूर्ति की। किसकी है? सुधा मूर्ति की है। इतनी बात क्लियर हो गई? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आपकी किसकी है? अरुंधति राय जी की है। किसकी है? अरुंधति राय जी की है। ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आपसे शायद उत्तराखंड कांस्टेबल में एक बार ये पूछा गया था कि अरुंधति राय जी को जो मैन बुकर पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? तो इनको मिल चुका है मैन बुकर प्राइज। क्या मिल चुका है? मैन बुकर प्राइज। क्या मिल चुका है? मैन बुकर प्राइज। तो मैन बुकर प्राइज कब मिला था? 1997 में मिला था। कब मिला था? 1997 में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा है, किस राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ये थी आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी ये पहली राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू जी थी, ये पहली राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों को, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। लेकिन और भी ऑप्शन है, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 123 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 123 की अगर हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति है। बात क्लियर है आगे? अनुच्छेद 61 की बात करें तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। बात क्लियर है आगे? अनुच्छेद 40 जो है ये आपकी ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ये एक
गांधीवादी आर्टिकल है, ये बात भी आपको याद रखना। क्या है? गांधीवादी आर्टिकल है। बात क्लियर है? आपकी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित तो होता है, मीन्स किस राज्य में प्रकाशित होता है? इसका जवाब देना आपको। ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2008 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है मध्य प्रदेश में। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूं। ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी। क्या? गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी जो थे ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, जो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी। कौन थे? गुरु नानक देव जी। कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। दूसरे जो थे वो कौन थे आपके? दूसरे थे गुरु अंगद देव जी। कौन थे? गुरु अंगद देव जी थे। गुरु अंगद देव जी को बाबा लहना कहते हैं। बात आ रही है, क्या कहते हैं? बाबा लहना कहा जाता है इनको। ठीक है, गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे। जो दूसरे गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे, जो कि बाबा लहना जिनको कहते हैं। अगर तीसरे गुरु की बात करें तो कौन थे? ये आपके थे अमरदास जी। कौन थे? अमरदास जी। गुरु अमरदास जी थे। चौथे की अगर बात करें तो कौन थे? गुरु रामदास जी थे। कौन थे? गुरु रामदास जी थे। और जो 5वें मैंने आपको बताया अभी कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी थे। इतनी बात समझ में आई आपके? क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। तुलुल के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले इसमें आता है कि ये तुलुल क्या है। तो आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने देखा होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी के आसपास की थी। क्लियर हुई इतनी बात? कब की थी? 1336 ईस्वी के आसपास की थी। उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। किसका शासन था? तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आए। संगम वंश, तुलुव वंश, अराविडु वंश। तो उसने पूछा है तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह। क्या हो जाएगा? वीर नरसिंह। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतनी ही क्लास थी आपकी। मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ दिख रहे हैं आपको, लेकिन हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराए, तो लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, उनको रिवाइज करते रहिएगा। मेरा वादा है आपसे कि आप उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, पुलिस का, कांस्टेबल का, वीडियो का, आबकारी भर्ती का, किसी भी एग्जाम देने जाएंगे तो और जो वो गलत नहीं होगा। और तैयारी पेपर फॉर्म आने के बाद नहीं होती, तैयारी उससे पहले ही हमको करनी पड़ती है। और आप हमारे साथ जुड़िए, मैं वादा करता हूं आपसे एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।